नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ईलान एड्यूटेक। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स। नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते की राजस्थान की खबरों का एक पूरा पुलिंदा है। और इन्हें देखकर एक बड़ा सवाल मन में उठता है, क्या एक राज्य एक ही समय में अपनी सदियों पुरानी विरासत की जड़ों को सींच सकता है और भविष्य की ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की तरफ ऊंची उड़ान भी भर सकता है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि राजस्थान इसी दोहरी कोशिश में लगा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ राजस्थान का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि ये पूरे भारत का सवाल है। परंपरा और तरक्की के बीच वो संतुलन। सही कहा। आज की चर्चा में हम यही देखने की कोशिश करेंगे। ये जो अलग अलग खबरें हैं ना, कहीं पद्मश्री मिल रहा है, कहीं एआई से खदानें खोजी जा रही हैं, ये सब मिलकर मतलब इसी बड़ी कहानी के हिस्से हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये हिस्से जुड़कर क्या तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं सम्मान और पुरस्कारों से। और सबसे पहले बात करते हैं पद्मश्री 2026 की। राजस्थान की 3 हस्तियों को ये सम्मान मिला है। पहले हैं D.K. गफरुद्दीन मेवाती, जो भभंग वादक हैं। अच्छा। और दूसरे हैं जैसलमेर के तगाराम भील, जो अलगोजा वादक हैं। और यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी कि कई लोगों ने शायद भपंग या अलगोजा का नाम भी न सुना हो। हाँ, ये भी हो सकता है। और यहीं पर इन पुरस्कारों का असली महत्व छिपा है। ये सिर्फ 2 कलाकारों का सम्मान नहीं है, ये 2 अनोखी कलाओं का सम्मान है। भपंग, जिसे कांख में दबाकर एक तार से बजाया जाता है, उसकी आवाज में मेवाती मिट्टी की खुशबू है। वाह। वहीं अलगोजा, जो 2 बांसुरियों का एक जोड़ा है, उसे एक साथ बजाने के लिए सांसों पर मतलब कमाल का नियंत्रण चाहिए। ये वो कलाएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ सुनकर और देखकर सीखी जाती हैं। अच्छा। और तीसरे पद्मश्री विजेता हैं श्री गंगानगर के ब्रह्मदेव महाराज जी, जिन्हें सामाजिक कार्य और अध्यात्म के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने श्री जगदम्बा अंध महाविद्यालय की स्थापना भी की है। तो मतलब एक तरफ कला है और दूसरी तरफ समाज सेवा। और देखिए इन तीनों में एक पैटर्न है। सरकार सिर्फ बड़े शहरों के बड़े नामों को नहीं चुन रही। सही। वो डीग, जैसलमेर, श्री गंगानगर जैसे इलाकों की जमीनी प्रतिभाओं और समाज सेवियों को राष्ट्रीय मंच दे रही हैं। जी। ये सांस्कृतिक जड़ों को सींचने जैसा ही है। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए और एक जरूरी जानकारी जो स्रोत में साफ की गई है वो ये कि इनमें 19 महिलाएं शामिल थीं। 19? अच्छा जी। 9 नहीं। तो कला और सेवा के सम्मान से अब चलते हैं कर्तव्य के सम्मान की ओर। पुलिस पदकों की भी घोषणा हुई। डीआईजी शांतनु कुमार सिंह को साइबर क्राइम के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला। वहीं महाराणा राम और राम किशोर को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया और फायरमैन ताराचंद भट्ट को उनकी बहादुरी के लिए गैलेंट्री अवार्ड। यहाँ एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना जरूरी है। स्रोत में जिक्र है कि आईजी श्री सत्येंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला, ना कि राज्यपाल पुलिस पदक। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? आमतौर पर ये एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में फर्क है। एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है जो गृह मंत्रालय से आता है, जबकि दूसरा राज्य स्तर का। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों पदकों का वजन और सम्मान वो अलग अलग हैं। समझ गया। तो एक तरफ व्यक्तिगत सेवा और बहादुरी को ये सम्मान मिले और दूसरी तरफ पूरे राज्य की सामूहिक कला को भी राष्ट्रीय पहचान मिली। मेरा मतलब है गणतंत्र दिवस परेड की झांकी से। हाँ। बीकानेर की उस्ता कला पर आधारित झांकी ने पॉपुलर चॉइस अवार्ड जीता। और ये पॉपुलर चॉइस शब्द बहुत अहम है। इसका मतलब है कि इसे जजों ने नहीं, बल्कि देश भर के आम लोगों ने उन्होंने वोट देके चुना है। सही। उस्ता कला यानी ऊंट के चमड़े पर सोने की बारीक नक्काशी का काम, वो कला जिसने बीकानेर के महलों को सजाया, आज पूरे देश के दिलों को छू रही है। ये दिखाता है कि राजस्थान की स्थानीय कला में कितनी जबरदस्त कशिश है। यहाँ से हम उस विषय पर आते हैं जो राजस्थान की पहचान से सबसे ज्यादा जुड़ा है, उसका पर्यावरण और वन्यजीव। बिल्कुल। हाल ही में राज्य को अपना 40वां वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व मिला है। जोधपुर में खेजरल्ली कला कंजर्वेशन रिजर्व 40, ये एक बड़ा नंबर है। क्या ये सिर्फ कागजों पर संख्या बढ़ाने जैसा है या जमीन पर वाकई में इससे वन्यजीवों को कोई फायदा हो रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सिर्फ रिजर्व घोषित कर देने से कुछ नहीं होता। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। लेकिन खेजड़ली का नाम चुनना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। वो कैसे? ये वही जगह है जहां 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में
363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ओहो। तो यहाँ रिजर्व बनाने का मतलब है कि सरकार संरक्षण को सिर्फ एक सरकारी काम नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन और एक ऐतिहासिक विरासत से जोड़कर देख रही है। और जब समुदाय जुड़ता है तब जमीन पर असर दिखता है। ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। अब एक ऐसी खबर जो मुझे भी चौंका गई, शहद उत्पादन। हम राजस्थान को रेगिस्तान के लिए जानते हैं, लेकिन ये देश के कुल शहद उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा बना रहा है और 5वें स्थान पर है। ये कैसे हो रहा है? ये वाकई कमाल है और इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। टोंक और भरतपुर में मधुमक्खी पालन के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए गए हैं। सरकार मधुमक्खी के बक्सों पर 40% की सब्सिडी दे रही है। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार अब शहद को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह नहीं देख रही, वो इसे एक पूरी इकोसिस्टम सर्विस के तौर पर देख रही है। सोचिए, ज्यादा मधुमक्खियां मतलब फसलों का बेहतर परागण यानी पॉलिनेशन। हाँ, सही बात है। इससे सरसों, जीरा और दूसरी फसलों की पैदावार अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये 40% की सब्सिडी सिर्फ शहद के लिए नहीं, बल्कि पूरे कृषि सेक्टर के लिए एक छिपा हुआ बूस्टर डोज है। अरे वाह, मतलब ये एक तीर से दो निशाने वाली बात हुई। बिल्कुल। संरक्षण की बात चली है तो इंडियन स्किमर पक्षी का भी जिक्र है। धौलपुर के चंबल नदी क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा संख्या 51 दर्ज की गई है। जी। और एक और योजना है जो सीधे सीधे राजस्थान की पहचान से जुड़ी है, ऊंट संरक्षण योजना। हाँ, बहुत जरूरी। ऊंट के बच्चे के जन्म पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। और ये बहुत जरूरी कदम है। ऊंट सिर्फ रेगिस्तान का जहाज नहीं है, ये राज्य की एक जीती जागती सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत है। लेकिन मशीनीकरण के कारण इनकी संख्या घट रही है। ऐसे में प्रोत्साहन राशि को दोगुना करना दिखाता है कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है और बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपनी नीतियों को एडजस्ट करने के लिए तैयार है। ये एक अनुकूल नीतिगत दृष्टिकोण है। अच्छा, तो ये तो हुई विरासत और पर्यावरण को सहीजने की बातें, लेकिन वो दूसरा पहलू यानी भविष्य की ओर बढ़ने का, उसका क्या? इन सब का शासन और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? और यहीं पर तकनीक तस्वीर में आती है। एक तरफ हम ऊंट बचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजस्व मंत्री हेमंत मीणा अपना खाता मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं ताकि जमीन के रिकॉर्ड आपकी जेब में हो। राइट। मुख्यमंत्री इंडिया स्टोन मार्ट का ऐप लॉन्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या? खलीजों की खोज के लिए अब फावड़े और अंदाजे की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके लिए IIT हैदराबाद और IIT धनबाद से समझौता हुआ है। मतलब खदानों में भी AI? ये तो जबरदस्त बदलाव है। बिल्कुल, ये शासन में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अब तक सरकार का मतलब होता था दफ्तरों के चक्कर काटना, फाइलों का इंतजार करना। ये ऐप्स और तकनीक उसी दूरी को कम करने की कोशिश है। और खनन में AI का इस्तेमाल मतलब हम ब्रूट फोर्स से ब्रेन फोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। कम लागत में ज्यादा सटीकता से पता लगाना कि खनिज कहाँ है, ये सीधे सीधे राज्य की कमाई बढ़ाएगा। और कमाई की बात करें तो लक्ष्य बहुत बड़ा है। राजस्थान 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य। इसके साथ ही अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य भी 125 गीगावाट तक बढ़ा दिया गया है, जबकि अभी भारत की कुल क्षमता में राजस्थान का योगदान लगभग 42 गीगावाट का है, जो पहले से ही काफी है। ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। आप $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बिना भारी ऊर्जा के नहीं बना सकते, और अगर वो ऊर्जा कोयले से आएगी तो पर्यावरण का क्या होगा? सही बात है। इसलिए अक्षय ऊर्जा पर इतना जोर देना एक बहुत ही स्मार्ट और भविष्य की सोचने वाली रणनीति है। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, ये आर्थिक रूप से भी समझदारी है, क्योंकि सौर ऊर्जा की लागत लगातार कम हो रही है। और नए विचारों और नए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड ने 250 करोड़ रुपए का इंडिया ग्रोथ फंड 4 भी लॉन्च किया है। जी। लेकिन क्या ये सब नई चीजें पारंपरिक अर्थव्यवस्था की कीमत पर हो रही हैं, जैसे कि कृषि? नहीं, और यहीं पर संपन्न दिखता है। एक तरफ स्टार्टअप्स के लिए 250 करोड़ का फंड है, तो दूसरी तरफ रबी सीजन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP भी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। अच्छा। तो रणनीति साफ है, कृषि जैसे पारंपरिक आधार को MSP से मजबूत करो, खनन और पत्थर जैसे उद्योगों को तकनीक से आधुनिक बनाओ, स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटल से पंख दो, और इन सबको ऊर्जा दो अक्षय ऊर्जा से।
ये सब मिलकर ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का रास्ता बनाएंगे। हाँ, लेकिन एक सवाल है, ये जो 250 करोड़ का फंड है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या इसका फायदा सिर्फ जयपुर के स्टार्टअप्स को ही मिलेगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी। अक्सर ऐसे फंड बड़े शहरों में ही सिमट कर रह जाते हैं। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि इसका फायदा जोधपुर, उदयपुर, कोटा या बीकानेर के युवाओं तक भी पहुंचे। असली नवाचार तो छोटे शहरों से भी निकल कर आता है। असली परीक्षा इसी में होगी कि ये फंड कितना लोकतांत्रिक है। अच्छा, ये तो हुई बड़ी बड़ी आर्थिक और तकनीकी योजनाओं की बातें, लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए इन आंकड़ों से बाहर निकलकर जमीन पर उतरते हैं, जहां समाज और संस्कृति की हलचल है। जी। जयपुर में 77 में गणतंत्र दिवस का समारोह हुआ, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। ये सब तो हर साल होता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ रस्में नहीं है। ये आयोजन नागरिक जुड़ाव और लोकतंत्र में विश्वास को मजबूत करते हैं। जब लोग राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मतदाता दिवस के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वे सिर्फ एक कार्यक्रम में नहीं, बल्कि लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा ले रहे होते हैं। और उत्सव की बात हो तो मरु महोत्सव को कैसे भूल सकते हैं। जैसलमेर के पोखरण में इसका आयोजन हुआ। इसमें मनीष पवार मिस्टर डेजर्ट बने और कुसुम पवार मिस मूमल। स्रोत में एक छोटी सी जानकारी को ठीक भी किया गया है कि मिस्टर पोखरण का खिताब मनीष सेन को मिला था। ये छोटी छोटी बातें सटीकता के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। मरु महोत्सव जैसे आयोजन सिर्फ पर्यटन नहीं बढ़ाते, ये स्थानीय संस्कृति को जिंदा रखते हैं। ये उन कलाकारों और कारीगरों के लिए एक मंच है जिनकी कला शायद बड़े शहरों तक नहीं पहुंच पाती। सही। इसी तरह जयपुर में WWF इंडिया, वन विभाग और ग्रीन पीपल सोसाइटी ने मिलकर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया। ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता को एक उत्सव का रूप देता है, जो किताबों में पढ़ाने से कहीं ज्यादा असरदार है। अब कुछ सामाजिक योजनाओं पर आते हैं। विश्वास योजना जो विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देती है। जी। और एक ज्योति योजना जो उन महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता देती है जिनकी 1 या 2 बेटियां हैं और उन्होंने नसबंदी करवा ली है। इन योजनाओं के नाम के पीछे का संदेश देखिए। विश्वास यानी हम दिव्यांगजनों की क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। और ज्योति योजना तो सामाजिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये महिला सशक्तिकरण, बेटी के जन्म को प्रोत्साहन और परिवार नियोजन, तीनों को एक ही धागे में पिरोती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी 2 बड़ी पहलें हुई। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 3000 छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। और सबसे अहम बात, 50 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। बहुत अच्छी बात है ये। दूसरा, राज्य के 639 PM श्री विद्यालयों की पहली बार रैंकिंग जारी की गई। क्या स्कूलों की रैंकिंग करने से सच में शिक्षा का स्तर सुधरता है? ये एक 2-धारी तलवार है, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया है। अनुप्रति योजना अवसर की समानता देती है ताकि गरीब बच्चे भी बड़े सपने देख सकें। वहीं PM श्री स्कूलों की रैंकिंग गुणवत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करती है। जब जोधपुर का PM श्री धावा और सीकर का PM श्री रिंगस टॉप पर आते हैं, तो दूसरे स्कूलों को भी बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो एक तरफ पहुंच बढ़ाओ, दूसरी तरफ गुणवत्ता। ये एक मजबूत शिक्षा नीति का संकेत है। तो हमने काफी कुछ देख लिया। पद्मश्री में सम्मानित होती लोक कलाओं से लेकर AI से खनिजों की खोज तक, खेजड़ली की विरासत से लेकर 125 गीगावाट की भविष्य की ऊर्जा तक। जी। ये वाकई एक ऐसे राज्य की तस्वीर है जो अतीत की नींव पर भविष्य की बुलंद इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अगर आप इन सब खबरों को अलग अलग देखें तो ये सिर्फ जानकारियां हैं, लेकिन जब आप इन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो एक बड़ी कहानी उभरती है, एक रणनीति दिखती है। और ये कहानी संतुलन की है। अंत में एक विचार, सरकार ने एक नई युवा नीति 2026 बनाने की घोषणा की है। स्रोत में इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? राजस्थान अपनी $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का महत्वाकांक्षी लक्ष्य कैसे हासिल करेगा? जाहिर है अपने युवाओं के दम पर। तो इस नई नीति के मुख्य स्तंभ क्या होंगे? क्या ये सिर्फ कौशल विकास और रोजगार पर केंद्रित होगी, या ये उद्यमिता, नवाचार और युवाओं की सामाजिक भागीदारी को भी बढ़ावा देगी? मतलब राजस्थान अपने युवाओं की ऊर्जा को राज्य से बाहर जाने से रोककर यहीं पर अवसरों का एक नया इकोसिस्टम कैसे बनाएगा? इस नीति का खाका ही तय करेगा कि राजस्थान का भविष्य कितना उज्जवल होगा।